मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक को लेकर हुए खुलासे पर हंगामा हो गया है। दरअसल द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में एक्टिविस्ट ग्रुप्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, शेल कंपनियों और चीन के साथ उनके नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस पूरे नेटवर्क के केंद्र में अमेरिका के अरबपति बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम है। द न्यूयॉर्क टाइमसेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कॉर्पोरेट फाइलिंग से पता चलता है कि सिंघम के नेटवर्क ने न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक को फंडिंग दी है। इसके जरिए चीन की सरकार के मुद्दों को कवर किया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे के बाद बीजेपी ने लोकसभा में न्यूज क्लिक का मुद्दा उठा दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग मिल रही है। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक देश विरोधी है। निशिकांत ने न्यूज क्लिक पर चाइनीज फंडिंग से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। 2005 से लेके 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी न्यूज क्लिक को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि द न्यूयॉर्क टाइम्स से पहले भारत लंबे समय से दुनिया को बताता जा रहा है कि न्यूज क्लिक चीनी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। 2021 में जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूतों के आधार पर न्यूज क्लिक के खिलाफ जांच शुरू की थी, तो कांग्रेस और वामपंथी इसका बचाव करने उतर आए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। कांग्रेस ने देश विरोधी ताकतों का बचाव किया और विदेशी लोगों के साथ हाथ मिलाया। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। घमंडिया गठबंधन और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। और मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी आज बहाल हो गई। आज राहुल गांधी की संसद में वापसी को इंडिया गठबंधन ने सत्य की जीत बताया। कांग्रेस पार्टी ने इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत का नाम दिया। आज राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के साथ संसद में डीएमके के दफ्तर जाकर एम करुणानिधि को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी की संसद में वापसी ऐसे वक्त में हुई जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। इसके अलावा मणिपुर और दिल्ली सर्विस बिल पर भी माहौल गर्म है। और आज लोकसभा में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया। वहीं दोनों सदनों में आज भी विपक्ष ने मणिपुर पर चर्चा की मांग की। इधर राज्यसभा में आज दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज इसे राज्यसभा के सामने पेश किया। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर इस बिल का विरोध कर रहा है। ये बिल 3 अगस्त को ध्वनि मत से लोकसभा में पास हो चुका है। लोकसभा में सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन राज्यसभा में सरकार एनडीए से बाहर के दलों पर भी निर्भर है। ऐसे में इंडिया गठबंधन पूरी कोशिश कर रहा है कि बिल को रोका जाए। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सर्विस बिल असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी है। ये दिल्ली के लोगों की आवाज दबाने की कोशिश है। Unfortunately, it is the fitrat of this control freak sarkar, whose vendetta, whose calling, whose visiting card appears to be vendetta, whose identity badge is of a graceless and fuming electoral loser. Yes. Whose approach is to control by hook or by crook, usually more by crook and less by hook. Yes. So friends, make no mistake about it. As I will demonstrate shortly, this bill is completely unconstitutional. It is fundamentally anti-democratic.
It is a frontal assault on the regional voice and aspirations of the people of Delhi. It violates all principles of federalism, all norms of civil service accountability, all models of assembly-based democracy. अब बात करते हैं मार्केट अपडेट की और कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में खरीदारी रही। बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 232 अंक चढ़कर 65,953 पर बंद हुआ। निफ्टी 80 अंक चढ़कर 19,597 पर। सबसे ज्यादा खरीदारी हमने फार्मा आईटी स्टॉक्स में देखी। पावर मेटल बैंकिंग स्टॉक्स पर दबाव देखा गया। सुमित हमारे साथ मौजूद है और डिटेल्स के साथ। सुमित बताइए सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का रहा? देखिए आज सुस्त सा कारोबार था, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ी रफ्तार आई। मिड कैप में कुछ बाइंग थी, फ्रंट लाइन में थोड़ी बहुत खरीदारी थी, निफ्टी बैंक में प्रेशर था। अब स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक अगर स्टोरी की बात करी जाए तो निफ्टी के टॉप गिनर्स में आज डीवी स्लैब का नाम था। 4.5% का उछाल। M&M नए हाइस पर नंबर्स के बाद 4.5% की तेजी। SBI लाइफ 3% ऊपर और L&T इन्फोटेक माइंट्री 5,000 रुपए के आसपास के लेवल्स नहीं बनाए। गिरने वाले शेयरों में ब्रिटानिया 3% नीचे रहा। SBI करीब 1% नीचे। टाटा मोटर्स में 1% की गिरावट और बजाज ऑटो करीब 1% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में नंबर्स के बाद पॉली मेडिक्योर एक शानदार तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी और साथ साथ एक अच्छा उछाल था IRFC में, HFCL में, रुस्तम जी में, जहां पर मिड कैप में खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आज मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की अगर बात किया तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट और GNFC, स्पार्क की कुछ ऐसे नाम जहां पर आज करीब 3 से लेकर 7% तक की बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये रहा मार्केट का पूरा एक्शन आज के सेशन का। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड शो इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का आयोजन मुंबई में हो रहा है। GJPC के इस खास प्रदर्शनी में दुनिया भर के ज्वेलरी एक्सपर्ट और खरीदार शामिल होंगे। देखिए CNBC आवाज की खास कवरेज शाम 4:27 पर। और पेटीएम के शेयर में आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही थी और फिलहाल पेटीएम 6% से ज्यादा के उछाल के साथ बंद हुआ आज के कारोबार में। दिन भर हमने वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आते हुए देखी। क्यों रही तेजी इस स्टॉक में या फिर क्यों ये एक्शन में है स्टॉक पिछले कुछ सेशन से, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी हर्षदा सावंत के पास। हर्षदा बताइए पेटीएम ये एक्शन जो बनते हुए दिखा है वापस, इसके पीछे क्या है कारण? आज सुबह में अपडेट आया कि विजय शेखर शर्मा जो कंपनी के फाउंडर और CEO हैं, वो दरअसल कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। दरअसल एंट फाइनेंशियल जो इनका एक पुराना निवेशक है और अब तक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर रहा है, उनसे दरअसल विजय शेखर शर्मा कुछ हिस्सा खरीदते हुए दिखाई देंगे। तो रफली ये करीब 10.3% हिस्सेदारी एंड फाइनेंशियल से खरीदते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये खरीद जो है वो लार्जली एक शेयर ट्रांसफर है, क्योंकि विजय शेखर शर्मा यहाँ पर 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहे हैं। दरअसल इनकी एक कंपनी है रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट, जहां पर विजय शेखर शर्मा 100% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। उस पर्टिकुलर एंटिटी के जरिए ये डील होती हुई दिखाई देगी और ये डील की साइज अगर आप फ्राइडे के क्लोजिंग प्राइस से आके तो लगभग 5,000 करोड़ की आकी जा रही है। अब ये कैसे हो रहा है? दरअसल एंट फाइनेंशियल को OCDs इशू किए जा रहे हैं और उसके बाद बड़ा शेयर होल्डिंग बदलती हुई दिखाई देगी। तो जून तक एंट फाइनेंशियल के पास 23.46% हिस्सा था, जो अब 10.3% हिस्सा ऑफलोड कर रहे हैं, तो उनका हिस्सा हो जाएगा 13.5% हिस्सा। विजय शेखर शर्मा के पास जहां पर जून तक 9.22% हिस्सा था, उनका हिस्सा बढ़कर हो जाता है 19.22%। मैंने सॉफ्ट बैंक को इसीलिए यहां पर रखा है क्योंकि सॉफ्ट बैंक एक और बड़ा निवेशक था जिन्होंने पिछले 2-3 महीनों में धीरे धीरे करके अपना हिस्सा ऑफलोड किया है और लास्ट रिपोर्टेड जून तक वो 9.18% पर आ गए थे और उनका हिस्सा अब तक तो फिलहाल चेंज नहीं हो रहा है, ना ही इंडिकेशन आया कि क्या कुछ और ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो एंट फाइनेंशियल का 10.3% हिस्सा ऑफलोड किया जा रहा है वो लार्जली OCDs के जरिए हो रहा है। OCDs यानी कि यहां पर ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, जिन पर एक आपको विकल्प मिलता है कि आगे चलकर जब आप चाहें इनको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। OCDs देने के पीछे तथ्य यही है कि एक तो विजय शेखर शर्मा को ये स्टेक उनसे खरीदना नहीं है, तो कैश कोई यहां पर खर्च नहीं किया जाएगा। दूसरा जो एक फैक्टर है, जब OCDs इशू होते हैं तो एंट फाइनेंशियल की इक्विटी दरअसल इस कंपनी में
कम हो रही है और उस लिहाज से फिर वोटिंग राइट्स भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एंड फाइनेंशियल का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट पेटीएम में है वो बरकरार रहेगा। अब एंड फाइनेंशियल आप कह सकते हैं ऐसा कर रही है कि वो अपने बैलेंस शीट को भी थोड़ा सा बफर देना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऐसी खबरें भी थी इस साल की शुरुआत में कि शायद कुछ और दूसरी पार्टियां, जिसमें भारतीय एयरटेल का भी आपको याद होगा नाम सामने आया था, वो इंटरेस्टेड थे एंड फाइनेंशियल का स्टेक पेटीएम में लेने के लिए। अब क्योंकि ये लार्जली शेयर ट्रांसफर है और एंड फाइनेंशियल के वोटिंग राइट्स कम होंगे, विजय शेखर शर्मा का हिस्सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये हो सकता है एक तरीका उस तरह के किसी एक्शन को अवॉइड करने का, लेकिन ध्यान रहे स्टॉक रिकवरी दिखा रहा है। ऑल टाइम लो से दरअसल ये 2 गुना हो चुका है, हालांकि अभी भी 2150 के इशू प्राइस से काफी दूर है। थैंक यू हर्षद डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन पेटीएम का जो बिजनेस मॉडल है अब आकार ले रहा है और ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन का। उन्होंने आगे कहा कि पेटीएम की अर्निंग ग्रोथ और प्रॉफिट में बढ़ने की पूरी संभावना आगे के लिए दिख रही है। पेटीएम में देखिए थोड़ा थोड़ा एक बिजनेस मॉडल उभरता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने अपना उनका जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी जो कि ये थी कि पेमेंट में उनका पोर्टफोलियो सबसे बड़ा है और कंज्यूमर इसके कारण उनके पास आता है, उसको उन्होंने मोनेटाइज करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है और इसके कारण उसमें अर्निंग्स ग्रोथ की संभावना कम से कम नजर आने लगी है। वो प्रॉफिट भी बनाने की तरफ अग्रसर है। अगर जब प्रॉफिट बनाना शुरू हो जाएगा ठीक से तो आप देखेंगे कि वो बहुत महंगे लग रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जब बाजार मंदा हो और उसमें अब ये नॉर्मल स्टॉक्स की तरह हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेम ग्रोथ रेट आप बरकरार रख सकते हैं जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी फोकस में रहेगी। और न्यूज क्लिक को चीनी फंडिंग को लेकर क्यों मचा है बवाल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। अधिक इस्तेमाल भारत में लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में कहा कि पिछले 9 साल में खादी की बिक्री 5 गुना तक बढ़ी है। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष का ई पोर्टल लॉन्च किया। इसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने बनाया है। साथ ही उन्होंने विभिन्न कारीगरों, हथकरघा और खादी बुनकरों के साथ बातचीत की। पीएम ने कहा कि खादी आत्मनिर्भर भारत का वस्त्र भी है और अस्त्र भी है। पिछले 9 वर्षों में खादी के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। खादी के कपड़ों की बिक्री भी 5 गुना से अधिक बढ़ गई है। देश विदेश में खादी के कपड़ों की डिमांड बढ़ रही है। खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 25,000 30,000 करोड़ रुपए के आसपास ही था। आज ये 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच चुका है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आने के लिए भारत ने कदम बढ़ा दिए हैं। दुनिया की पहली 3 इकोनॉमी में भारत को जगह मिलकर रहेगी। आज जब हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं, तब हमें अपनी सोच और काम का दायरा भी बढ़ाना होगा। भारत की टेक्सटाइल कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इस सेक्टर के महारथी ये बहाने नहीं बना सकते कि इतनी जल्दी कैसे होगा, इतनी तेजी से लोकल सप्लाई चेन कैसे तैयार होगी। हमें भविष्य में लाभ लेना है तो आज लोकल सप्लाई चेन पर निवेश करना ही होगा। और भारत के मून मिशन ने एक बड़ा माइलस्टोन यानी अहम पड़ाव को पार कर लिया है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया है और उसने चांद की पहली तस्वीरें भेजी हैं। इन तस्वीरों में नीले और हरे रंग के कुछ गड्ढे सतह पर दिख रहे हैं। इसरो ने ट्वीट किया है कि 5 अगस्त 2023 को चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 के जाने के बाद चंद्रमा का नजारा देखने को मिला।
इसरो का मिशन मून अब तक अच्छा रहा है। इसरो को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर इस महीने के अंत में 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो के मुताबिक अब कक्षा को कम करने का अगला बड़ा ऑपरेशन 9 अगस्त को 1 से 2 बजे के बीच किया जाएगा। और वीगन डाइट पर अक्सर बातें होती रहती हैं, लेकिन हाल ही में एक वीगन इन्फ्लुएंसर की मौत के बाद वीगन डाइट पर जोरदार बहस छिड़ गई है। ऐसे में आज हम भी कंज्यूमर अड्डा में वीगन डाइट पर करेंगे एक इन डेप्थ एनालिसिस। वीगन डाइट कितनी राइट?